Hi students, in accountancy subject, today's a new topic is some important items relating to non-profit seeking organization. हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हमारे एनपीओ से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट आपका है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को अगर हिंदी में बोला जाए तो चंदा कहा जाता है। चंदा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है ये एनपीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। चंदे के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ इनकम को प्राप्त करती हैं। ओके, तो ये आपके सब्सक्रिप्शन है। और सब्सक्रिप्शन पे अगर तीन आपका सब्सक्रिप्शन दिया है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में के एसेट साइड में जाएगा, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में जाएगा और आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, मींस क्लोजिंग या फाइनल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये सोर्स ऑफ इनकम एनपीओ का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ओके, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ a non-profit entity. It will be appearing on the debit side of receipts and payment account, and out of it the subscription belonging to the current year will be posted to the credit side of income and expenditure account. अब देखते हैं जो सेकंड आपका पॉइंट है वो लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। लाइफ मेंबर, आप लाइफ टाइम सिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरीके से आजीवन सदस्यता शुल्क जो लाइफ मेंबर फी रहता है, तो इसमें क्या होता है, मेंबर एक मुश्त अमाउंट का, टोटली अमाउंट का एक मुश्त लमसम अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं लाइफ टाइम के लिए। क्लियर? और वो उसके मेंबरशिप ले लेते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर कोई भी फी आपका दिया है, लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है, तो आप इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्लियर? तो ये आपके लाइफ मेंबरशिप फी ये बार बार नहीं दी जाती है, या कैपिटल के नेचर की होती है। क्लियर? इसके बारे में अगर कहा जाए, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल of the life, some members pays the fee in lump sum that is once in their lifetime. It is a receipt of non-recurring nature, capital receipts. Since the member will not be required to pay the fee annually, hence it is not credited to income and expenditure account but added to the capital fund or shown separately on the liability side. Okay, next जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड ये हमारे एक तरीके का स्पेशल फंड है, और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू द एरिक एल कोहलर, इट इज ए फंड arising फ्रॉम ए bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose. Thus it is a capital receipts because it provides a permanent income to the institutions. It should be shown on the liability side of as a separate item. ये इंडोमेंट फंड हमारी एक लाइबिलिटीज बन जाती है, और इस लाइबिलिटीज की तरीके से ये वर्क करती है, काम करती है, ये स्पेशल पर्पज के लिए होती है। तो हम लोग इसको कैपिटल रिसिप्ट्स में शामिल करते हैं, और ये जो आपका होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ओके, ये आपका इंडोमेंट फंड है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्रेंस फी और एडमिशन फी।
जैसे अगर कोई भी क्लब में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, उसमें एंट्रेंस फी अगर आपका रेगुलरी बेस पे चल रहा है तो ये आपका क्या होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स में शामिल की जाएगी और इसको इनकम साइड में शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। बट अगर एंट्रेंस फी के बारे में कह दे कि इसका 50% कैपिटलाइज करना है या इसका कुछ हिस्सा कैपिटलाइज करना है, तो उस कंडीशन में आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। क्लियर? तो एंट्रेंस फी के बारे में अगर हम ये कहें, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर apart from the amount of annual subscription. Some people favor capitalizing the entrance fee on the ground that is collected once for all, and as such it is not to the recurring nature. However, there are other whose arcs that through it is paid by each member only once. It is received fairly regularly every year and as such should be treated as revenue income. अगर ये रेगुलर इनकम के रूप में हमारे पास ये एंट्रेंस फी ईयरली बेस पे अगर आ रही है, हर एक साल अगर इसको दिया जा रहा है, तो ये रेवेन्यू बेस पे शामिल की जाएगी और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल किया जाता है। बट एंट्रेंस फी के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे इन द ऑप्शंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस फी में बी treated as revenue receipt and as such may be shown on the credit side of the income and expenditure account. अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्पेशली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है कि एंट्रेंस फी को आपको क्या करना है, तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम साइड में शो करेंगे एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स मान करके। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन इसके साथ बाउंड कर देगी एंट्रेंस फी के साथ, तो फिर आपकी ये लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। अगर हम कह सकते हैं, हाउएवर इफ एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चंस टू ट्रीट इट एज कैपिटल रिसिप्ट्स, इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ करेंट ईयर्स बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड में जो करेंट ईयर का आपका बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसको शामिल करते समय शो कर दिया जाएगा। क्लियर? अगर ये स्पेशल पर्पज के लिए बनती है तो। इसके बाद देखते हैं हम लोग डोनेशन। डोनेशन मीन्स होता है दान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डोनेशन। डोनेशन मीन्स होता है दान। जैसे दान हम लोग कोई भी, आप लोगों ने सुना होगा कि इस फर्म में इतना डोनेशन लगा या इतना दान किया गया है, चैरिटी हो रहा है। क्लियर? डोनेशन मीन्स होता है दान। ये दान आपका जो होगा दो तरीके का हो सकता है। पहला जो डोनेशन है वो स्पेसिफिक डोनेशन है और दूसरा जनरल डोनेशन। ओके, आप इसको स्पेसिफिक डोनेशन मान सकते हैं और इसको आपको जनरल डोनेशन आप इसको मान सकते हैं। मतलब डोनेशन दो प्रकार का होगा, एक स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक बने विशेष दान, और एक जनरल डोनेशन में सामान्य दान। तो जो विशेष दान होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। क्लियर? लेकिन अगर जनरल डोनेशन रहता है तो उसको हम लोग इनकम साइड में शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कहीं परमानेंट मंदिर बन रहा है, कोई टेम्पल बन रहा है, वो गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट और तमाम प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल से बन रहा है, तो वो उस प्रकार का जब आप वहां पे जब डोनेशन जब आप करेंगे तो वो आपका स्पेसिफिक डोनेशन होगा, क्योंकि वो चीजें बार बार नहीं करनी है। लेकिन अगर कहीं अगर आप टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और आप वहां पे बार बार अपने स्वेच्छानुसार कुछ दान करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप बार बार दान करते हैं, आप जब टेम्पल में जाते हैं तो आप दान करते हैं, तो इस प्रकार का जो डोनेशन होगा वो जनरल डोनेशन होगा। इसी तरीके से एनपीओ में अगर कोई स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे क्लब बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है या अदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें वन टाइम अगर एक मुश्त अमाउंट, ज्यादा ह्यूज अमाउंट ज्यादा मात्रा में दे दी जाती है तो वो आपका स्पेशल डोनेशन कहलाएगा। और जनरल डोनेशन जब हम लोग बार बार जब डोनेशन देने का जो वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो आपका जनरल डोनेशन कहलाएगा। तो स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में आप कह सकते हैं, डोनेशन के बारे में, इट मे बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन।
स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं व्हेन डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, दैट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग or donation for providing a swimming pool, it is capitalized and it is so on the liability side of the balance sheet. But अगर हम जनरल डोनेशन के बारे में ये कहें तो जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच द डोनर does not specify the purpose for which the donation has to be used. It is treated as income and it is credited to income and expenditure account. Clear? अब अगला पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो है लीगेसी। लीगेसी क्या होता है अभी हम लोग इसके बारे में देखें। इट इज द अमाउंट विच ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्स एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. It appears on the debit side of the receipts and payment account. This account is not a recurring nature and as such it is treated as capital receipts and so on the liability side. ये आपका जो है कि लीगेसी कैपिटल नेचर की रहती है, ये रेकरिंग नेचर की नहीं रहती है। अगर ये रेकरिंग नेचर की रहती तो ये आपके इनकम साइड में चला जाता, लेकिन ये आपका कैपिटल नेचर का है तो कैपिटल नेचर के होने के कारण इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ओके, इसके बाद आगे लिखा हुआ है मेरे भाई कि ये मेन चीज है। इसके बाद हम लोग जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया, तो आपको बताया गया था कि अगर कोई भी फर्नीचर को हम सेल कर रहे हैं, पुराना फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, तो आपका उस पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा आप जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट 40,000 का फर्नीचर है, आपने उसको 30,000 में ही बेच दिया, मीन्स 10,000 रुपए आपको कम मिला, तो वो आपका एक तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर होगा। आप उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर कोई हमारे फर्नीचर के सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्लियर? जो डिफरेंस के अमाउंट, लेकिन पर्टिकुलर जो स्पेशली जो आपकी एसेट्स की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी डायरेक्ट बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।